हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय जिसका नाम है हरित क्रांति। प्रस्तुत अध्याय रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखा एक निबंध है। अध्याय में लेखक ने हरित क्रांति की जानकारी देते हुए भारत में कृषि के क्षेत्र में हो रही उन्नति की विस्तृत जानकारी दी है। लेखक ने बताया है कि इस क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषकों को सहायता तथा नवीन यंत्र उपलब्ध कराए हैं। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। आइए अध्याय पर चलते हैं। तो कभी आपने किसी चित्रकार को चित्र बनाते हुए देखा है? मान लीजिए कागज पर मटमैला सा हल्का पीला रंग है। चित्रकार अपनी कूंची उठाता है। कूंची क्या होता है? उसका ब्रश। तो चित्रकार अपनी कूंची उठाता है और बाईं से दाईं ओर तक गहरे हरे रंग की एक पट्टी खींच देता है। फिर उसके बीचों बीच बैंगनी रंग की लकीर भर देता है। चारों ओर सुर्ख रंग का चटक लाल, चटक यानी कि बहुत गहरा लाल, चटक लाल घेरा बना देता है। अब देखिए कि वही थोड़ी देर पहले का मटमैला कागज कैसा सजीव हो उठा। सजीव यानी कि जैसे कि उसमें जान आ गई हो। तो इस मटमैली धरती को हरी हरी धानी, चूनर या सरसों का पीतांबर और सूरजमुखी का बसंती चोला पहनाकर उसे अनेक रूपों में सजाने वाले कृषक और कृषि वैज्ञानिक मुझे ऐसे ही चित्रकार लगते हैं, जो निर्जीव रंगों से नहीं, सजीव वनस्पतियों से कला की सृष्टि करते हैं। कला भी ऐसी कि जो आंखों की प्यास ही नहीं, पेट की आग भी बुझाती है। पिछले दिनों अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में मैंने देखा कि कई स्थानों पर गेहूं और जौ की फसलें लहलहा रही थी। सांभर डोसा और इडली खाने खिलाने वाला यह प्रदेश अब तक मुख्य रूप से धान की ही खेती करता रहा है। संपूर्ण यानी कि पूरा संपूर्ण तटवर्ती भारत असल में इसी धान को जानता पहचानता आया है। लेकिन अब यहाँ गेहूं की फसल भी लहलाने लगी है। यह तो हमारे कृषि वैज्ञानिक ही ऐसे चतुर चितेरे हैं जिन्होंने सदियों से एक ही रंग में डूबी धानी धरती पर गेहुए रंग में डुबोई कूची फेर दी। सुजलाम सफलाम शस्य श्यामलाम के अमर गायक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाल में चले तो वहां भी धरती के रंग बदले हैं। मछली भात पर कुर्बान बंगवासी अब बड़े चाव से गेहूं उगा रहे हैं। अब वहां के किसान ना तो पटसन यानी कि जूट के बाद खेत को खाली छोड़ते हैं और ना धान के बाद। जैसे ही पटसन या धान की फसल कटी कि गेहूं बो दिया। एक ही खेत में साल में 2 फसलें लेने का यह चक्र बंगाल में ऐसा लोकप्रिय हुआ है कि वहां सन 1978 में 1 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं उगाया गया। इधर उत्तर में आ जाएं तो गेहूं का कटोरा माना जाने वाला पंजाब। किसे माना जाता है गेहूं का कटोरा? पंजाब। पंजाब और उसके साथ लगा हरियाणा। बहुत उपजाऊ भूमि होती है पंजाब और हरियाणा की। तो पंजाब और हरियाणा अब गेहूं के साथ ही खरीफ के बरसाती मौसम की फसलों में धान को भी प्रधानता दे रहा है। या तो एक वर्ष में उसी खेत में 3 बल्कि 4 तक फसलें ली जाती हैं। आइए देखें कि प्रकृति के इस परिदृश्य में परिवर्तन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। खेती के लिए सदियों तक मानव ने 2 ही शक्तियां आजमाई थी, मानव शक्ति और पशु शक्ति। सदियों तक उसने अपने आप को इसी में धन्य माना कि उसकी खेती से परिवार के गुजारे लायक पैदावार हो जाएगी। सदियों से अपने खेत में सिंचाई के लिए वह बादल और वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करता रहा। रासायनिक उर्वरकों का उसने नाम तक भी नहीं सुना था। कीटनाशक और फफूंदीनाशक रसायनों का इस्तेमाल तो वह तब करता जब उसे यह पता होता कि खड़ी फसल का बर्बाद होना कीटों और फफूंदियों की कारस्तानी है, यानी कि ये इन्हीं का कारनामा है, इन्होंने ही किया है खड़ी फसल को बर्बाद। वह तो इसे बाहरी हवा या देवता का प्रकोप और अपना दुर्भाग्य मानकर माथा पीट लेता था। यानी कि पहले का किसान क्या करता था, अगर उसकी फसल खराब हो गई तो वो क्या कहता था, देवता का प्रकोप फूटा है या कोई बाहरी हवा मेरे खेत को नष्ट कर गई। लेकिन होता क्या था, कीटाणु लग जाते थे उसके अंदर, फफूंदियां लग जाती थी जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन उस समय का किसान ये जानता नहीं था।
खेती उसके गुजर बसर का एक तरीका था। विज्ञान का प्रवेश उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता था। उसको विज्ञान के जरिए खेती करना नहीं आता था। खेती में भी विज्ञान के नाम पर शुरू में यही हुआ कि वैज्ञानिक सदियों से चली आ रही कृषि परंपराओं के पीछे छिपे हुए विज्ञान को खोजने में लगे रहे। मनुष्य ने इतने लंबे विकास काल में जंगली पौधों में से अनाज देने वाले, तिल देने वाले, फल और सब्जी देने वाले, रेशे और दाल वाले पौधे छांटे, फिर उनके बीज बोकर खेती करना शुरू किया है। कुल 100-125 पौधे हैं जिनकी दुनिया भर में कहीं ना कहीं खेती की जाती है। खेती में सुधार लाने वाली पहली वैज्ञानिक खोज थी रासायनिक उर्वरकों की। फसलों के पौधे अपनी जड़ों से भूमि के खनिज चूसकर ही तो बढ़ते हैं। इन खनिजों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से की जा सकी और इस तरह भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सका। अब सभी किसान जानते हैं कि अच्छी फसल लेने के लिए गोबर की खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरक भी देना आवश्यक है। पौधे को भूख ही नहीं, प्यास भी लगती है। जल का स्पर्श ही तो धरती में बोए और सोए बीज को जगाकर अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। अंकुर फूटने के बाद पौधा बढ़ता है और तो अपनी वृद्धि के हर मोड़ पर उसे पानी की जरूरत पड़ती है। पानी ना मिले तो फसलों के पौधे प्यासे ही नहीं, भूखे भी मर जाएं, क्योंकि वे मिट्टी में अपनी जड़ों से जो पोषण खींचते हैं वह पानी में घुला होता है। सबसे ज्यादा पानी पीता है धान। कौन सा पीता है सबसे ज्यादा पानी? धान। तो बच्चों, गेहूं में भी 5 प्रकार यानी कि 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरी ओर जौ और चना जैसी फसलें हैं जो पानी बहुत कम चाहती हैं। एक सिंचाई बुआई के दिनों में और दूसरी फसल पकने से पहले हो जाए तो इनके लिए काफी है। आदिकाल से मानव खेती के लिए बादलों को ही बाट जोड़ता रहा। बाट जोड़ना क्या है? एक तरह का मुहावरा है। इसका अर्थ होता है राह देखना। तो पहले का किसान क्या करता था? सिंचाई के लिए बाट जोता था बादल की, यानी कि वर्षा होगी तब मेरे खेतों को पानी मिलेगा। लेकिन फिर वर्षा के अतिरिक्त नदियों का सहारा लिया उसने। तभी तो नील नदी की घाटी से लेकर सिंधु नदी की घाटी तक सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ। नदियों से मानव ने खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहरें निकाली। जहां नहर नहीं जा सकी वहां तालाब बनाए और कुएं खोदे। कुओं से पानी निकालने के लिए बैलों द्वारा खींची जाने वाली पुल और बैल या ऊंट द्वारा चलाई जाने वाली रहट से लेकर रस्सी और बाल्टी तक सिंचाई के सभी साधन आजमाए गए। सिंचाई के इन साधनों में श्रम और समय का अपव्यय बहुत होता था, यानी कि बहुत ज्यादा समय नष्ट होता था। पर विज्ञान ने इस दिशा में नलकूपों का साधन जुटा दिया। फलतः अब नलकूप यानी कि ट्यूबवेल लगाकर अधिक गहराई से पानी खींचकर घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। यंत्रों द्वारा समय और श्रम की बचत का लाभ सिंचाई में ही नहीं दूसरे कृषि कार्यों में भी उठाया गया। पुरातत्व वेदाताओं ने प्राचीन स्थानों की खुदाइयों में भांति भांति के औजार खोजे हैं जो अनेक प्रकार के कृषि कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। शायद पहला हल लकड़ी में सींग जोड़कर बनाया गया था। बहुत बाद में जाकर लोहे का पता चला। तब से हल के फाल लोहे के बनने लगे हैं। अब तो तरह तरह के कृषि यंत्र बनने लगे हैं। जुताई करने और मिट्टी पलटने तथा फाटा फेर कर मिट्टी को महीन और इकसार यानी कि एक तरह का बनाने यानी इकसार करने के अतिरिक्त खेत में क्या होता है? खेत से जो अवांछित यानी कि बगैर बात के, जो किसी काम के नहीं होते, अवांछित खरपतवार उखाड़ने के लिए निराई गुड़ाई भी यंत्रों द्वारा की जा सकती है। फसलों का हरा सोना लूटने वाले कीड़ों को, यानी कि जो कीड़े जो हैं जो फसल नष्ट कर देते हैं, उन कीड़ों को अब छिड़काव यंत्रों यानी कि स्प्रेयरों द्वारा कीटनाशक दवाएं छिड़क कर नष्ट किया जा सकता है। फसल काटने के लिए भी हाथ से हंसियां और दरांती चलाने की जगह ट्रैक्टर से चलने वाले कटाई यंत्र काम में ले सकते हैं। वस्तुतः खेती में यंत्र युग का प्रवेश ट्रैक्टर के द्वारा ही हुआ है। जब 2 बैलों की जगह ट्रैक्टर ने हल खींचना शुरू किया तो मीलों तक लंबे चौड़े खेतों में फसलें लहलाने लगी। पंजाब और हरियाणा में मिश्र यानी कि कंबाइंड यंत्रों द्वारा तो गेहूं की फसल पकने पर कटाई ही नहीं करते, भूसा और दाना अलग करने के लिए मड़ाई भी करते जाते हैं। अलग से भी मड़ाई यंत्र यानी कि थ्रेसर है। मड़ाई यंत्र क्या होता है बच्चों? थ्रेसर। बिजली या इंजन से चलने वाला थ्रेसर दिन भर में 20 से 30 क्विंटल तक गेहूं के दाने निकाल सकता है। यही काम कटी फसल के पूले बैलों से कुचलवा कर करने में कम से कम 1 सप्ताह लगता है, यानी कि 1 हफ्ता लगता था। कटाई और मड़ाई के बाद अगली फसल की बुआई भी आप यंत्रों से कर सकते हैं। ऐसे काम जल्दी होता ही है। साथ ही बीज सही दूरी और सही गहराई में बोया जाता है। बीज के साथ ही उर्वरक डालने के भी यंत्र उपलब्ध हैं।
तो आपने खेत जोत लिया, खाद डाल ली, सिंचाई का प्रबंध कर लिया, पर यह सारा परिश्रम तभी सफल होगा जब बोया गया बीज भी बढ़िया हो। ऐसे बीज जो टूटे फूटे, सिकुड़े या कमजोर ना हो, जो आसानी से अंकुरित हो जाए और पौधे भी पुष्ट हो, रोग और कीड़े ना लगे और साथ ही अधिक उर्वरक ग्रहण करके ज्यादा उपज देने की क्षमता उनमें हो। उन्नत बीज तैयार करने की वैज्ञानिक खोज से कृषि विकास को एक नई दिशा मिली। वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों ने फसलों को यानी कि फसलों की जो दो अच्छी किस्मों के गुण मिलाकर उन दोनों में बढ़िया तीसरी किस्म निकाल दी। यह संकर पद्धति बड़ी सफल हुई। पहले संकर मकाई, फिर बौने धान आए और फिर आए बौने गेहूं। इस कदकाठी के ठिकने पर तेज हवा में से गिरने वाले और भरपूर पानी और उर्वरक खाने वाले गेहूं ने भारतीय कृषि में क्रांति का श्री गणेश कर दिया, यानी कि इसकी शुरुआत कर दी। तो बच्चों, पहले गेहूं की लंबे तने वाली किस्में उगाई जाती थी। थोड़ी भी हवा तेज हुई कि ये गेहूं खेत में पसर जाते थे, यानी कि बिखर जाते थे। अगर कहीं रतुआ नमक फुफंदी लग गई तो सारी फसल चौपट, यानी कि सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। हमारे देश में बिहार के पास पूसा नामक स्थान में सन 1905 ईस्वी में कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। यहाँ के वैज्ञानिकों ने गेहूं की देसी किस्मों में से छांटकर पूसा 4 नामक गेहूं विकसित किया था, जिसे विश्व आज प्रदर्शनी में लगाकर 4 साल तक इनाम मिलता रहा। जब सन 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया और पूसा के संस्थान की इमारतें नष्ट हो गई तो इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पर 18 साल के प्रयोगों के बाद गेहूं की कुछ ऐसी किस्में तैयार की गई जिन पर रतुआ का प्रकोप नहीं होता था, पर इनमें अधिक उपज देने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि तेज हवाएं चली कि ये लंबी किस्में धराशायी हुई। धराशायी यानी कि नीचे लुढ़क जाती थी, ये सब बर्बाद हो जाती थी। साथ ही रासायनिक उर्वरक को अधिक मात्रा में पचा पाना भी इनके बूते से बाहर था। ये ज़्यादा रासायनिक उर्वरक नहीं ले पाती थी। इस समस्या का समाधान किया गेहूं की बौनी किस्मों के विकास ने। यह खोज विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। कद के ठिगने लोगों के देश जापान में पहली बार ठिगने कद के गेहूं भी पनपाए गए। फिर इनका ब्याह अमेरिकी गेहूं से रचाया गया। इस तरह जो बोनी संतान हुई वह ठंडे देशों में उगाई जा सकती थी। बाद में इसे मैक्सिको के गेहूं से ब्याह दिया गया। इनसे जो बौने गेहूं तैयार हुए वे भारत में लाकर नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में परखे गए। इनका लाल रंग किसी को अच्छा नहीं लगा था, अतः हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने शरबती रंग वाले देसी गेहूं का रंग इनमें पहुंचाया। 10-12 साल में ही इन बोने गेहूं से अन्न उत्पादन में ऐसी छलांग मारी कि वहां तो हम दूसरे देशों से अनाज मांगते फिरते थे, और कहा आज सूखे और अकाल के सामने भी हम तन कर खड़े हैं, यानी कि आज हम गेहूं का निर्यात करते हैं। अनाजों के सिमसोर गेहूं से भी पहले हमारे देश में वैज्ञानिक क्रांति आई थी। मिठास की दुनिया में हमारे जीवन में मिठास भरने वाले पदार्थ चीनी और गुड़ हैं, जो मिलते हैं गन्ने से। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके सिपाहियों ने अपने संबंधियों को लिखा था, सिंधु के जंगली लोग ऐसे सरगंडे उगाते हैं जिनसे वे अपनी ज़रूरत का सारा शहद प्राप्त करते हैं। ये शहद भरे सरकंडे और कुछ नहीं, गन्ने हैं। आज सभी किसान कोयम्बतूर के लंबे और मोटे रसीले गन्नों की खेती करते हैं। इस उन्नत किस्मों के कारण ही गन्ने की पैदावार बढ़ी, लेकिन एक दिन वह भी था जब गन्ने की किस्मों में सुधार के सारे प्रयोग असफल हो रहे थे। बात है सन 1911 ईस्वी की। उन दिनों के एक अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर बार्बर और उनके भारतीय सहायक श्री वेंकटरामन कोयंतुबूर में गन्ने पर अनुसंधान कर रहे थे, यानी कि उसके बारे में खोजबीन की जा रही थी। गन्ने के बारे में, गन्ने की खेती तो उसके तने के टुकड़े जिससे आंखें अवश्य हो बोकर की जाती हैं, लेकिन अनुसंधान के लिए गन्ने को उसके बीज से उगाना जरूरी था। गन्ने के बीज इतने हल्के होते हैं कि फूंक मारो तो उड़ जाए। इन दोनों वैज्ञानिकों ने गमले में गन्ने के बीज बोए और चूहों तथा गिलहरियों से बचाने के लिए कमरे में ऊंचाई पर रख दिए। काफी दिन तक प्रतीक्षा की, पर किसी भी गमले में बीज अंकुरित नहीं हुआ। अचानक बार्बर साहब को उत्तर भारत के दौरे पर जाना पड़ा। उनके पीछे वेंकटरामन ने सोचा कि गन्ना तो गर्म जलवायु का पौधा है, इसके बीज कमरे में नहीं खुले में प्राकृतिक परिस्थितियों में उग सकते हैं। अब रोज सुबह वेंकटरामन अपने एक साथी को लेकर कोयम्बतूर के आसपास के गन्ने के खेतों में चक्कर काटते और शाम तक थैलियों में बीज इकट्ठा करते रहते। इन बीजों को बोया तो गमलों में ही, पर गमले अंदर कमरे में न रखकर बाहर खुले में रख दिए। कोई एक सप्ताह बाद देखने को क्या मिलता है कि गमलों में बीजों से कल्ले फूट आए हैं।
वेंकटरमन तो फूले नहीं समाये। फौरन डॉक्टर बारबर को तार द्वारा एक खुशखबरी भेजी कि गन्ने के बीज अंकुरित हो गए। डॉक्टर बारबर लौट कर आए और गमलों में अंकुराए पौधों को देखकर बड़े बिगड़े। वे कहने लगे कि यह तो किसी घास के अंकुर हैं, गन्ने के नहीं। हुक्म दिया कि सभी पौधों को नष्ट कर दिया जाए। 2-4 गमले तो थे नहीं, पूरे 100 गमले थे। अगले दिन छुट्टी पड़ गई। वेंकटरमन ने बारबर को समझाया कि इन गमलों को नष्ट करने में बेकार ही मजदूर लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, पड़े रहेंगे एक कोने में। हम क्यों इन्हें नष्ट करने में अपना पैसा और समय नष्ट करें। बारबर को बात जच गई और गमले बच गए। इस तरह बड़े उपेक्षापूर्ण वातावरण में, उपेक्षापूर्ण यानी कि निरादर किया गया उन गमलों का, और उस वातावरण में गन्ने के ये बीज पौधे बनते रहे। 5 महीने जब पौधों में पोरियां बनी तो अचानक बारबर की निगाह पड़ी। अरे ये तो सचमुच गन्ने के ही पौधे हैं। ये गन्ने ही आज के गन्नों के पूर्वज हैं। इनसे ही वेंकटरमन ने कोयम्बटूर में गन्नों की नई किस्मों का विकास किया। उन दिनों लंदन के एक अखबार ने डॉक्टर वेंकटरमन की खोज पर लिखा था कि उसने कुदरत को खूब उल्लू बनाया और हिंदुस्तान को मिठास से भर दिया। आज गन्नों की कोयम्बटूर किस्में भारत में ही नहीं, सभी गन्ना उत्पादक देशों में लोकप्रिय है। गन्ना तो दुनिया को भारत ने ही दिया, पर बहुत से पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ दूसरे देशों से आए। मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, गोभी, मटर, तंबाकू और शकरकंद, सबके सब परदेसी पौधे हैं जो इस देश की मिट्टी में ऐसे रमे कि यहीं के होकर रह गए। मूंगफली भी बाहर से आई, और तो और अमरूद भी यहाँ का नहीं है। लीची, लुकाट, पपीता, सपोटा, अनानास और अंगूर भी नहीं। खरबूजा और तरबूज भी विदेशी यात्रियों के साथ भारत आए हैं। इन परदेशियों में से आलू के उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसंधान से बहुत प्रगति हुई। पूसा इंस्टीट्यूट की तरह आलू का अनुसंधान केंद्र भी सन 1949 ईस्वी में पटना में खोला गया था। सन 1956 ईस्वी में इसका विस्तार किया गया और शिमला लाया गया। शिमला के पास कुफरी में इस संस्थान का फार्म है। यहीं पर कुफरी, चंद्रमुखी जैसी दर्जनों उन्नत किस्में विकसित की गई जो आलू उत्पादकों में बहुत लोकप्रिय है। आलू के रोगरोधी बीज ने आज बाजार में आलू की भरमार कर दी है। पिछले दिनों तो इतना आलू पैदा हुआ कि यूरोप के अनेक देशों को भारतीय आलू का निर्यात किया गया। पहले यूरोप से ही आलू का जो है भारत लाया जा गया था। इस तरह उल्टे बांस बरेली की जगह हम एक नई कहावत बना सकते हैं, उल्टे आलू यूरोप को, यानी कि जहाँ से उसका बीज मंगवाया गया उसी को हम आलू आज दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कृषि विकास के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। रोटी का प्रबंध हो गया, पर दाल भी तो चाहिए। तेल भी बहुत महंगा है। पौष्टिक सब्जियों और फलों की भी पैदावार कम है। जैसे क्रांति गेहूं की खेती में हुई, वैसी अभी चावल की खेती में नहीं हो पाई। चावल की फसल समुद्र तटीय यानी कि समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय प्रदेशों में सारे साल उगाई जाती है, पर उत्तर भारत में उगाई जाती है खरीफ यानी बरसात के मौसम में। इसलिए इस पर कीड़ों का बड़ा प्रकोप रहता है। वर्षा ना हुई तो फसल चौपट। यही हाल मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, मटर और लोबिया जैसी दाल वाली फसलों का भी है। यह सदा से कम पानी और कम खाद लेकर बची खुची जमीनों में उगाई जा रही हैं। इन पर वैज्ञानिक खोजें भी कम हुई। मूंग और अरहर की जल्दी पकने वाली किस्मों का पिछले कुछ ही वर्षों में विकास किया गया है। शाकाहारियों के लिए तो यह दालें ही पौष्टिक प्रोटीन का स्रोत है। अब सोयाबीन के प्रचार से प्रोटीन का और भी अच्छा साधन मिल गया है। सोयाबीन को तो कल्पदूर फसल कहा जाता है। आटा, दाल और तेल के अतिरिक्त इससे दूध भी निकाला जा सकता है। तेल के लिए सूरजमुखी भी नई फसल के रूप में चल पड़ी है। तो सूरजमुखी का तेल तो आप जानते ही है ना बच्चों। बस ये भी एक नई फसल आ गई है। यह कम पानी में भी ज़्यादा उपज देती है और हर मौसम में हर जगह उगाई जा सकती है। इन नई फसलों और इनको उगाने की नई विधियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए रेडियो और दूरदर्शन के अतिरिक्त गांव-गांव में ग्राम सेवक नियुक्त किए गए हैं। नई कृषि अनुसंधानों का प्रचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा किया जा रहा है। उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र तथा कीटनाशी और फफूंदी नाशी दवाओं को खरीदने तथा नलकूप लगवाने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इनके अतिरिक्त कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यवस्था को और भी सुगठित बनाया गया है। नई दिल्ली के कृषि भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। इसकी स्थापना सन 1929 ईस्वी में की गई थी। सन 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना के 50 साल पूरे हुए और स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस बार स्वर्ण जयंती को नए ढंग से मनाया गया।
यह तय किया गया कि 50,000 किसान परिवारों को खेती बाड़ी और पशुपालन के नए तरीके सिखाकर खुशहाल बनाया जाएगा, यानी कि इनके जीवन में खुशियाँ लाई जाएंगी। और इस काम में परिषद के अधीन काम करने वाले कोई 2 दर्जन अनुसंधान संस्थान और सभी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय जुट गए। पूरे देश को जलवायु और कृषि के अनुसार 8 भागों में बांटकर ऐसे कृषि परिवार चुने गए जो स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी निर्धनता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। कृषि विकास का सपना भी तभी पूरा होगा जब गरीबी से जूझते हुए समाज के सबसे पिछड़े वर्गों की दशा सुधरेगी। गांधी जी ने भी इसी अत्योदन कार्यक्रम को अपने रचनात्मक कार्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किसे पता था कि राष्ट्रपति पिता के सपनों के बीज लहलाने के लिए नई फसलों में बीज की प्रतीक्षा में थे। तो बच्चों, रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया अध्याय जिसमें बताया गया है क्रांति के बारे में, यानी कि फसलों के क्षेत्र में आई क्रांति, गेहूं की क्रांति का इसमें विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए, अब आनंद उठा लिया हमने, अध्याय का जानकारी ले ली। अब आए इससे संबंधित प्रश्नों की ओर पहुंचते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनना है इसमें बच्चों। पहला वाक्य है कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है सिंचाई, उर्वरक व कीटनाशक, नई विकसित बीज, खेती के आधुनिक यंत्र। तो कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण क्या है? सिंचाई है, उर्वरक व कीटनाशक है, नई विकसित बीज है और खेती के आधुनिक यंत्र है। तो सबसे पहले आपको नए विकसित बीज की आवश्यकता होगी, उसी के बाद आप अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी के प्रश्न पढ़िए और सही विकल्प स्वयं चुनिए। अब यार एक स्थान भरना है आपने अगले प्रश्न में। आपने कभी किसी डैश के को चित्र बनाते देखा है? आपने कभी किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखा है? ठीक है, अब बाकी के स्थान आप स्वयं पूर्ण करेंगे अध्याय के अनुसार। लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में कौन सा खाद्यान्न अधिक उगाया जाता है? तो किस क्षेत्र में कौन सा खाद्यान्न उगाया जाता है पाठ के अनुसार लिखिएगा। जैसे कि पंजाब हरियाणा में गेहूं की खेती बहुत की जाती है, लेकिन अब वहाँ के जो किसान है वो अन्य खेती की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा आप स्वयं बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने चित्रकार के किन कार्यों का वर्णन किया है? तो लेखक ने चित्रकार के सुंदर चित्रकारी का वर्णन किया है कि जिस प्रकार एक कोरे कागज पर चित्रकार अनेक रंग भरकर उस कागज को सजीव बना देता है, उसी प्रकार इस धरती का चित्रकार अर्थात कृषक के बारे में, किसान के बारे में बताया है कि वह बीज बोकर सिंचाई गुदाई करके किस प्रकार इस धरती पर लहलहाती रंग बिरंगी फसलें उगाता है और एक चित्रकार की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों पाठ के अनुसार। आप आगे बढ़ते हैं, हम भाषा ज्ञान के पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें क्या करना है? शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है विश्व, यानी कि पूरी सृष्टि गेहूं की फसल बोने में लग गई। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए आप स्वयं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ विलोम शब्द लिखना है बच्चों, जिसे स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता, और इसी प्रकार बाकी के विलोम आप स्वयं लिखेंगे। आइए व्याकरण ज्ञान पर आते हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। आप बहुत गलतियाँ करते हैं कई बार शब्दों को लिखने में, तो इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और किस में कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। चलिए रचनात्मक कार्य पर आते हैं। इसमें क्या करना है आपको? कंपोस्ट खाद बनाने की विधि की जानकारी प्राप्त कीजिए। कंपोस्ट खाद व रासायनिक उर्वरक की तुलना कीजिए। अब कंपोस्ट खाद क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। बहुत अच्छी खाद है ये, कैसे बनाई जाती है इसकी विधि प्राप्त करें और इसे आप भी बनाने की कोशिश करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस अध्याय से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। आप जान गए होंगे किस प्रकार हरित क्रांति हमारे देश में आई थी, जिसमें गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने लगी थी। इसीलिए भारत आज गेहूं का आयात नहीं निर्यात करता है, कई देशों को वो है गेहूं देता है। तो बस इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।